हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीइंग सोशल। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे। लास्ट दो पार्ट जो है हमारे, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज व्हाट इज रिसोर्स, हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड, हाउ डू वी मेक रिसोर्सेज यूजफुल, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, हम रिसोर्सेज क्यों डेवलप करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या होते हैं, ये कुछ हमने पढ़ा है। ये कुछ ऐसी स्लाइड्स थी अपनी, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देखे थे हमने। इसके साथ साथ उसके बाद हमने दो क्वेश्चंस भी आपको दिए थे करने को। आई होप यू मस्ट हैव रिटन डाउन द क्वेश्चन। इफ नॉट देन वी विल ट्राई टू राइट द आंसर्स। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट आंसर्स। अब अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, दैट वाज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट को बताना है। जैसे कि अभी जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि रिसोर्सेज अवेलेबल होना बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है किसकी, डेवलपमेंट की। अब आप देख लीजिए, क्या आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के एक दिन गुजार सकते हैं? एक दिन गुजार लेंगे तो क्या 7 दिन गुजार सकते हैं? 7 दिन से 15 दिन, अगर आप ऐसा इमेजिन करें तो आप समझ जाएंगे कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क। अब कुछ 5 बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे पहला पॉइंट, रिसोर्स प्रोवाइड द बेस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए, इसमें आप कुछ भी समझ सकते हैं, लाइक लैंड हो, वाटर हो, मिनरल्स हो या फॉरेस्ट हो, ये सब हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम रिसोर्सेज के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरा जो पॉइंट है, हेल्प इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हो, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कौन से मिनरल्स हमारे पास हैं, हमारा लैंड कितना फर्टाइल है, क्या वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, लोगों का एम्प्लॉयमेंट कैसा है, इनकम जनरेशन कैसी है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं द वे योर फैमिली इज लिविंग टुडे, क्या 50 साल पहले भी वैसे जी रही थी, क्या उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ चेंज आया है? तो ये सब रिसोर्सेज की वजह से ही आया है। देन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब इसमें आप समझ सकते हैं हमारी रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सब। लास्ट जो है, प्रमोट रीजनल ग्रोथ। अब यहाँ पे स्पेलिंग के अंदर ओ मिसिंग है, तो ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर मान सकते हैं आप इसको। आप यहाँ से कोशिश करें इसको कवर करने की। REGIONL हो जाएगा, NAL है ना, यहाँ पे ओ ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान से कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे इसको REGINAL ही समझ लें और कहें कि सर ये क्या कर दिया, टाइपिंग एरर हो गया। जी के आई के बाद ओ ज़रूर लगा लें। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, देखिए पूरे इस क्वेश्चन का एक कंक्लूजन प्रोवाइड करने की कोशिश की है मैंने। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट बाय इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन। आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप जो रिसोर्सेज अवेलेबल है सिर्फ उससे नहीं, बट इसके जो हमारे यूजेस हैं हम उसको वेस्ट ना करें, हम उसको ढंग से यूज़ करें, तभी हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा। आई होप आपने अगर आंसर लिखने की कोशिश की है तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट रेफर कर सकते हैं। अगर आपने रिलेवेंट कुछ टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स लिखे हैं तो भी चलेगा, आप चाहें तो इन पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैड अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर से पूछा गया था कि क्या सिर्फ रिसोर्स अवेलेबल होने से देश का डेवलपमेंट हो जाएगा? नो। हमने वो ट्राइंगल पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर। उस ट्राइंगल के अंदर 3 एस्पेक्ट थे, एक था नेचर, एक था टेक्नोलॉजी और एक था इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे हमने देखा था, ये नेचर यहाँ पे था, यहाँ पे टेक्नोलॉजी थी और यहाँ पे क्या था, इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन की जब बात करें तो इंस्टीट्यूशन आपके इंडस्ट्रीज जैसा ही होता है। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते थे, अदरवाइज़ यहाँ पे हमने कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बता सकते हैं कि रिसोर्सेज के साथ साथ हमें ह्यूमन स्किल्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। ह्यूमन स्किल्स जैसे क्या होती है, जैसे अगर हमें पता है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, तो ये हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हो, कंट्री में हैव मिनरल्स बट विदाउट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड लेबर
they cannot be extracted or used properly. I hope you are getting what I am trying to say with the help of this point. Next we have second point, industries to use resources. अब इंडस्ट्रीज जो है, मान लो अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होंगी ही नहीं तो हम रिसोर्सेज कैसे यूज़ करेंगे। मान लो हमारे पास कोई एक बेसिक रिसोर्सेज तो है, लेकिन उससे हमें, जैसे मान लें हमें कार बनानी है, बाइक बनानी है, तो क्या हमारे पास आयरन ओर होने चाहिए? आयरन ओर होने से काम चल जाएगा क्या? आयरन ओर को प्रोसेस करना पड़ेगा इंडस्ट्री में, शीट्स बनानी पड़ेंगी, तभी तो आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो अपना जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था इंस्टीट्यूशन, उसको बता रहा है। पहले पॉइंट ने क्या बताया था? टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, तो ये पॉइंट भी कवर हो गया। इसके साथ साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कोई एक स्टेट कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो रहा है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, बाकी ना हो, तो कितना इनबैलेंसेस क्रिएट हो सकता है हमारे इसके अंदर, देश के अंदर। नेक्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी हमारे डेवलपमेंट है, चाहे आप उसको कंस्ट्रक्शन मान लें या बिल्डिंग्स मान लें, रोड्स मान लें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ रिसोर्स होने से काम नहीं चलता। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी हमें ध्यान रखना होगा, अदरवाइज़ अगर एनवायरनमेंट ख़राब होता गया, एग्जाम्पल याद है पंजाब का, कि अगर आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को फुलफ़िल करने के लिए नेचर को हार्म पहुंचाएंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें ही फेस करने पड़ेंगे। एट द एंड यू कैन कंक्लूड योर आंसर बाय resources alone do not guarantee development. Development depends on technology, human skills, ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट, अब ह्यूमन स्किल्स के बाद प्रॉपर मैनेजमेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ डेवलपमेंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के आगे कॉमा लगा सकते हैं, ह्यूमन स्किल्स के आगे कॉमा लगा सकते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट के आगे कॉमा लगा सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे एंड भी ऐड कर सकते हैं, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो दीज वेर द क्वेश्चंस। और फिर हमने जो पढ़ा था आपको याद है, रिसोर्सेज कंजर्व क्यों करने हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स हमने कुछ देखे थे, लैंड एज ए रिसोर्स क्या होता है ये हमने पढ़ा था, इसका डिवीजन देखा था, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटूज। प्लेन्स कितने हैं? 43% है, 27% हमारे माउंटेन्स हैं, और 27% हमारे प्लेटूज है, और 30% हमारे माउंटेन्स हैं। इसके बाद हमने लैंड कैसे यूटिलाइज होता है, आई होप यू रिमेंबर करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड, नेट शोन एरिया क्या होता है, और इसके साथ साथ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, ये टेबल हमने पढ़ी थी। यहाँ तक हमने रिवाइज किया है। I request students to keep their NCERTs and a pencil with you so that whenever you are reading the or listening to my lecture, you can directly go through your NCERT as well. दो काम एक साथ हो जाएंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप टेक्स्ट बुक में भी देख लें। अगर आपको फिर भी कुछ लग रहा है कि कुछ कंसर्न है कि सर यहाँ पे कवर नहीं हुआ, ये पॉइंट रह गया, तो आप हमें बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरीज। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए जो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पता है लैंड जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे उसका क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है या नहीं है, कल्चर कैसा है, और ट्रेडिशन कैसा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो यूटिलाइजेशन है या लैंड यूज पैटर्न है वो कैसा दिखेगा हमें। तो यहाँ पे आप लोग इन फैक्टर्स को भी अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं कि जो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया आपसे क्वेश्चन पूछे मान लो, तो उसमें क्या आंसर लिखना है। तो उसके बाद आप सबसे कॉमन पॉइंट है, फैक्ट है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या है हमारा टोटल एरिया है। ये आप हमेशा याद रखना, एमसीक्यू कभी भी आ सकता है सामने। अगर ऑप्शन में 3.28 दिख रहा है आपको तो आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, द पैटर्न ऑफ नेट शोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम स्टेट टू अनदर। अब जो भी जितने भी एनएसए हैं वो हर स्टेट का अलग है। आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा के अंदर ये 80% है, मतलब 80% एरिया में खेती हो रही है। वेरेज वहीं जो आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, यहाँ पर देखोगे लेस देन 10% एनएसए है, नेट शोन एरिया। तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप इसको फैक्ट मान लें या एक यूनिक पॉइंट मान लें अपने आंसर में, ये आपको हेल्प करेगा। हो सकता है कि आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि आउट ऑफ द विच स्टेट ओनली 10% एरिया इज अंडर एनएसए, तो आप इन स्टेट्स को याद रखना, या फिर 80% किस में आता है, ऐसा क्वेश्चन भी घुमा के पूछ सकते हैं। लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी
1952 के अंदर एक बात कही गई है कि हर जैसे पूरा वर्ल्ड इनिशिएटिव था, लेकिन इंडिया में इसको लॉन्च किया था, इसको बोला गया कि 33% एरिया हमारे पास मिनिमम फॉरेस्ट होना चाहिए। अब इस बात पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, हर कंट्री अगर 33% फॉरेस्ट एरिया मेंटेन कर ले तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 33% लैंड क्या होगा, फॉरेस्ट का होगा या नहीं होगा। इससे हेल्प क्या होंगे, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, हमारे जो भी डेंजरस गैसेस है जो हमें एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रही है, हम उनको शायद ट्रीट कर पाए। अगर लेकिन फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो एब्जॉर्ब कहाँ से होंगे। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सेवरल क्वेश्चंस MCQs हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। अभी तक हमने लैंड एज ए रिसोर्स पढ़ा, लैंड यूज पैटर्न पढ़ा, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। आपको ये पॉइंट याद होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों से पूछा जाएगा कि लैंड डिग्रेड क्यों हो रहा है और उसको कंजर्व कैसे करें, ये बताओ आप। अब अगर मैं आपको बताऊँ, ये ऐसा मान लीजिए इस टॉपिक का एप्लीकेशन क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए भाई लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछना चाहेगा कि आप उसके सजेशन बताइए कि कैसे रोकें, और करंट प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं कि भाई लैंड इतना डिग्रेड क्यों हो रहा है, क्या बच्चे अवेयर है इसके बारे में। अगर आप लोग अवेयर होंगे तभी आंसर लिख पाएंगे। अब देखो, हमें पता है लैंड एक फाइनाइट रिसोर्स है, याद है, और हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे लिविंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है लैंड पे, और कहीं ना कहीं हम इसे डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं या इसकी क्वालिटी ख़राब करने में लगे हैं। तो डिग्रेडेशन होता क्या है सबसे पहले, तो अगर मान लो आपसे कोई पूछ ही ले भाई लो डिग्रेडेशन बताओ क्या है, इतना भारी शब्द है आपके सामने, इसका मतलब है कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। आप किसी लैंड को अंधाधुन यूज करे जा रहे हैं कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय तक, और ना ही आपने कोई एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए हैं जिससे इसको बचाया जाए, तो इसी को कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ह्यूमंस ही है, उनकी ह्यूमंस एक्टिविटीज़ है। आप चाहे तो इंडस्ट्रीज मान लें, आप चाहे तो वेस्ट जनरेटेड मान लें। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको 3-4 पॉइंट बहुत याद रखने हैं। सबसे पहले तो पेड़ काटना, क्या है, डिफॉरेस्टेशन। इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन एक रीजन है किसका, लैंड डिग्रेडेशन का। आपको समझना होगा यहाँ पे कि माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, वेस्ट जनरेटेड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज, ये कुछ फैक्टर्स हैं। आप इन सबको यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। अब यहाँ पे जो पॉइंट है माइनिंग, अब देखो जब माइनिंग एक्सेसिव होने लग जाती है तो वहाँ का जो लैंड है वो ख़राब होने लगता है। इसके साथ साथ जब आप खेतों के अंदर ओवर इरिगेशन करते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ करना, ओवर इरिगेशन यहाँ पे है। ये मान लो ओवर ग्रेजिंग, जितने भी एनिमल्स हैं ये जो लैंड, पैस्चर लैंड पे चरते रहते हैं, खाते रहते हैं, इनके जो एक्टिविटी है इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड बहुत हो रहा है। तो यहाँ पे इन 4 फैक्टर्स को तो आप ऐसे मान लो इंपॉर्टेंट मानोगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन सीधा आएगा कि भाई माइनिंग कौन से स्टेट्स में इंपॉर्टेंट रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। तो देखो माइनिंग कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होंगे। मिनरल ज़्यादा कहाँ पे, सर सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, JH लिख देते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो यहाँ पे जो है उड़ीसा है, इन स्टेट्स में रीजन क्या होगा, माइनिंग होगा सर, क्योंकि यहाँ पे मिनरल ज़्यादा है। ओवर ग्रेजिंग कहाँ पे होगा सर, तो ये ओवर ग्रेजिंग होगा गुजरात, महाराष्ट्र। तो ओवर इरिगेशन कहाँ होगा सर, सिंपल है सर, सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा आपको पंजाब और हरियाणा। ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पे आपसे मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है कि भाई गुजरात और महाराष्ट्र में क्या रीज़न है, तो आप इजीली टिक कर सकते हैं ओवर ग्रेजिंग। देयर आर अदर एस्पेक्ट एज वेल, इंडस्ट्रीज जो इनका वेस्ट जनरेट होता है इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड हो रहा है, और वेस्ट जनरेटेड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज, ये भी आपको करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स रिमेंबर, लैंड डिग्रेड हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, माइनिंग की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ओवर इरिगेशन की वजह से।
ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं। अब इसी के साथ अगर हम देखें, उन्हीं के अगर पॉइंट्स को उल्टा कर दिया जाए, मान लो आप पहले पेड़ काट रहे थे, आप अगर पेड़ उगाने लग जाएं तो ये तरीका हो सकता है लैंड को बचाने का। अगर आप ओवर ग्रेजिंग कर रहे थे, आप अगर ग्रेजिंग को मैनेज कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। शेल्टर बेल्ट्स लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग या इरिगेशन, मान लो यहाँ पे जो ग्रेजिंग वर्ड यूज़ किया, इनमें से किसी भी एक पॉइंट को आप इरिगेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मान लो इरिगेशन है। अब इरिगेशन होता क्या है पता है ना आपको, खेतों में पानी पिलाना। अब कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग को भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल कर लें, इससे क्या होगा, हमारे लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट है, स्टेबलाइजेशन ऑफ ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। लास्ट में ही कंट्रोल ऑन माइनिंग है, ये मैनिंग नहीं है, माइनिंग है, MI आएगा, MINNING, माइनिंग, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को यूज करके आप अपना एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो CBSE ने क्वेश्चन पूछा है, सजेस्ट फ्यू मेजर्स टू करेक्ट लैंड डिग्रेडेशन। तो आप चाहे तो बहुत इजीली बता सकते हैं, अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, लैंड कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ऐसे कर लो, और फिर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन कंजर्व लैंड डिग्रेडेशन, ऐसे आप आंसर अपना बना सकते हैं। फॉर योर प्रैक्टिस आई हैव गिवन यू क्वेश्चंस, आप इन 2 क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन दिया है कि सर एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया फेस डिफरेंट कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये भी 5 मार्क्स का ही है बेटा, कोशिश करना कि आप इनको अटेम्प्ट करें। देखिए 5 मार्क के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे, इसमें जो माइन्यूट डिटेल्स है वो भी आप कवर कर लेंगे कि भाई, अब मान लो इसमें साफ साफ लिखा है कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग स्टेट्स हो सकता है आप पंजाब हरियाणा का पॉइंट बता दें, हो सकता है छत्तीसगढ़ झारखंड का पॉइंट बता दें, हो सकता है गुजरात महाराष्ट्र का पॉइंट बता दें, डिफॉरेस्टेशन बता दें, तो या इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता दें। ये क्वेश्चन आपसे यही उम्मीद कर रहा है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है वो सजेशन मांग रहा है कि आप कुछ पॉइंट को सजेस्ट करें। प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये जो 2 क्वेश्चन है, आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस and then read the NCERT, get some few points, extra points from it, and then we will discuss the next part of the chapter, that is soil as a important resource. ये हमारा अगला टॉपिक है, soil as a resource। मैं चाहता हूँ कि आप इन सब को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, soil as a resource। इस टॉपिक को अपन सिंगल शॉट पढ़ेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। डू प्रैक्टिस द क्वेश्चन गिवन टुडे। दीज 2 क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लैंड डिग्रेडेशन कंप्लीटली। अभी तक हमारे 2 मेजर पार्ट कवर हो चुके हैं, लास्ट पार्ट हमारा सॉइल एज ए रिसोर्स है। आई वॉन्ट यू टू रीड द NCERT अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे सीक द आंसर्स, and please try to read next topic, that is soil, so that when I'll explain you the topic, you will be understanding it in more easy way. Till then, do subscribe the channel, hit the bell icon to get latest updates. Thank you, see you soon.